आज़ादी के बाद जो भारत में राज्यों का गठन हुआ, गवर्नर्स के जो पोस्ट क्रिएट हुई या जो राष्ट्रपति का एक इंस्टीट्यूशन बनाया, उसमें कुछ बातें मेरे ख्याल में जो संविधान के हमारे निर्माता थे या जो उस समय देश को बनाने में लोग लगे थे, उनके बारे में कुछ बातें बहुत क्लियर थी। और एक जो उसमें सबसे बड़ी बात थी कि ये जो पद हैं वो इसलिए जो है उनका गठन किया जाएगा ताकि एक संरक्षक के तौर पे वो सरकार का काम करें, और दूसरी तरह एक वॉचडॉग भी वो रहें, लेकिन जो उनसे अपेक्षा थी कि सरकार में और उनके काम में समन्वय रहे, और दूसरा वो अगर कहीं उनको लगता है कि संवैधानिक तौर पे या कानून तौर पे कोई जो बिल है या जो उनके पास प्रस्ताव आया है उसमें कुछ अगर उनको लगता है कि वो जो उनके सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार हैं, राष्ट्रपति के संदर्भ में तो जो कानून मंत्रालय है या जो केंद्रीय सरकार है, उनसे वो सलाह लेके ये तय करें कि क्या ये जो है इसमें कोई संवैधानिक पेश तो नहीं है या कोई जो कानूनी अड़चन तो नहीं है। तो इसी समझ को लेके जो है ये सारे जो है प्रक्रिया आगे चली। लेकिन पिछले कुछ समय में देखें आप, वैसे तो जो गवर्नर्स हैं या जो राष्ट्रपति भी हैं, उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस में कुछ काम करते रहे हैं। गवर्नर्स पे तो विशेष जैसे जब कांग्रेस सरकार में भी कुछ सरकारें जो है, आंध्र प्रदेश की सरकार एनटी रामाराव की गिराई गई, तो उस समय हमारे हिमाचल के ही वहाँ जो रामलाल ठाकुर है वो गवर्नर थे, और उनके ऊपर बहुत उंगली उठी और आक्षेप भी हुआ, और वो बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ये माना कि जो गवर्नर्स हैं उनका हस्तक्षेप इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि वो कोई अड़चन पैदा करें या राजनीतिक जो उसमें इन्फ्लुएंस है उसके अंडर वो काम करें। तो ये बातें आती रही हैं। लेकिन अभी जो पिछले जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये एनडीए सरकार बनी है, इसमें जो गवर्नर्स का रोल है वो काफ़ी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगते आए हैं। जैसे आपने जिक्र किया, ये केरल के जो गवर्नर रहे आरिफ मोहम्मद खान, उनका टकराव रहा केंद्र सरकार राज्य सरकार से भी रहा। इसी तरह जो हमारे मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, वो पश्चिमी बंगाल के जब गवर्नर थे तो ममता सरकार से उनका बिल्कुल मतलब एक कन्फ्रंटेशन का हो रहा, मतलब बात बात पे जो है वो ये कहते रहे कि जिस सरकार को डिसमिस किया जाएगा और सिफारिश करूंगा, और मतलब जो सरकार की वर्किंग है उस पे जो है वो मैं समझता हूं कि इस तरह की टीका टिप्पणी करते रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन और वो एक राजनीतिक जो एंगल है, पॉलिटिकल जो एक एंगल है, उसको लेके उनकी टिप्पणियां रही हैं। और पश्चिमी बंगाल में तो आपने देखा कितनी कन्फ्रंटेशन हुई है कितने बिल को लेके। इसी तरह से केरल में हुई है, पंजाब में कितने बिल जो है, मतलब आपको विधानसभा का सेशन बुलाने के लिए भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, कि मतलब उन्होंने कहा कि हम जो वहाँ की विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, तो गवर्नर ने उसकी भी उनको परमिशन नहीं दी, और अल्टीमेटली उनको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और उसके बाद जो है वहाँ पे विधानसभा का सेशन हुआ। दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली में तो जो क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो इसलिए उन्होंने मतलब जितनी वो मैं मानता हूँ अड़चने जो सरकार में क्रिएट कर सकते थे पिछली सरकार में उन्होंने की। जितने भी उनके प्रस्ताव थे, बिल थे, जितने भी उनके कार्यक्रम थे, उनको उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो है
रोकने की प्रयास की, उसको जो है डिले करने की कोशिश की। हिमाचल की बात लें हम, हिमाचल में कितने बिल जो है वो डिले हुए हैं, और बात बात पे जो है हमारे जो गवर्नर हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर मतलब जो सरकार का रवैया इस पर ठीक नहीं होता है तो हम एक्शन लेंगे। अभी मैं आपको उदाहरण दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार के नियंत्रण में 3 या 4 यूनिवर्सिटीज हैं, और उसमें महत्वपूर्ण जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो शिमला में है वो है। वहां पे जब से ये सरकार बनी है वहां पे वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हो पा रही। उसका कारण यही है कि जो, क्योंकि चांसलर जो है यूनिवर्सिटी के वो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो वो अभी मतलब उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी के बाद फिर वो दोबारा भेज दिया, वो जो उन्होंने रिकमेंडेशन भेज दी की थी उसको उन्होंने ठीक नहीं कहा, फिर सरकार के पास भेज दिया। मतलब अभी सरकार को बने हुए 2.5 साल होने को आया, लेकिन वहां पे वाइस चांसलर की रेगुलर नियुक्ति नहीं हुई, वहां पे एडहॉक वाइस चांसलर काम करते रहे। इसी तरह से आपने जो केरल में हुआ था, केरल में उन्होंने विधानसभा में ये प्रस्ताव एक्ट पास किया था कि जो चांसलर है वो गवर्नर चांसलर नहीं होंगे, क्योंकि जो गवर्नर है जब वो चांसलर एज एक्ट करते हैं तो वो सरकार के और उसमें जो मतभेद है वो बहुत ज्यादा सामने आते हैं, और गवर्नर अगर अड़ियल रवैया अपनाए तो जो वहाँ की वर्किंग है यूनिवर्सिटी की, जो ऑटोनोमस बॉडीज मानी जाती है, वो काफी प्रभावित होती है। तो इसमें ये मतलब कहीं भी आप देखें, जैसे महाराष्ट्र का आपने बताया कि जहाँ तो अब चाहती है कुछ, वो तो रात को आधी रात को उठ के भी जो है शपथ दिला दी जाती है। आप जो मतलब जो पुरानी सरकार थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जब वो गिरी तो किस तरह से जो है रात को जो है सारी वहां मतलब शपथ की प्रक्रिया पूरी की गई। तो इस तरह से जो अब ये मतलब सारी बातें, और फिर जो राष्ट्रपति की आपने बात की, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है वो गवर्नर पे भी लागू होता है, जैसे तमिलनाडु के संदर्भ में किया है कि आप मतलब अगर इतने ज्यादा बिल जो है उसको इतने समय तक डिले करके रखेंगे तो सरकार का कामकाज कैसे चलेगा। अब मतलब उन्होंने जो तमिलनाडु के गवर्नर है उनके खिलाफ तो तीखी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने की, और इसी तरह से अब जो सुप्रीम कोर्ट है अगर वो ये कहता है कि अगर जो गवर्नर है या जो राष्ट्रपति है उनको किसी जो प्रस्ताव है या कोई जो एक्ट है उसको पास करने के लिए एक समय सीमा तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब सालों साल या महीनों महीने उस पर बैठ के रखेंगे। तो अगर मतलब कोई उसमें आपको लगता है कि उसमें कोई कमी है, कानूनी उसमें कोई अड़चन है, तो उसको मेरे ख्याल से गवर्नर को ये स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए कि ये जो है आप इसको जो कानूनी अड़चन है या जो इसमें संवैधानिक कुछ मुद्दे हैं उनको आप सॉल्व करके दोबारा इसको लाएं। लेकिन आप उस पर बैठे रहें और महीनों बैठे रहें, मेरे ख्याल में ये तो जो है आज जो चर्चा होनी चाहिए इस पर। और जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय राष्ट्रपति को भी कहा है कि आप जो है एक इनऑर्डिनेट डिले जो है किसी उस पर नहीं कर सकते, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। अब जो राष्ट्रपति उन्होंने तो खैर अब रेफरेंस किया है, वो अपने हिसाब से वो भी ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो गवर्नर है और जो राष्ट्रपति हैं अगर उनके पास कोई बिल जाता है तो एक समय सीमा जरूर निर्धारित होनी चाहिए, और उसको जो उनको राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठ के जो है